एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका सतह जो होता है ना वो खुरदरा हो जाता है। सबसे पहले राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? जॉर्ज इमेल प्लैड ने की थी 1953 में। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब देखिए, जो ER होता है, ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इस तरीके का होता है, जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं लगे हुए होते हैं, लेकिन कुछ ERs यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ऐसे होते हैं जिसपे कि उनकी सतह जो होती है ना, उनका सरफेस जो होता है वो खुरदरा होता है, तो वो राइबोसोम्स की वजह से ही खुरदरा होता है। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा था। आप पिक्चर के सहारे इसे अच्छे से समझ सकते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया गया है। वेलकम टू IQ+ एकेडमी। दोस्तों, हम लोगों ने आप लोगों के एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस को देखते हुए, जैसा कि अभी एग्ज़ाम मतलब बहुत सारे होने वाले हैं, जैसे कि हम लोग देख ले, अगर बिहार के प्रोस्पेक्ट में देखें तो BSSC CGL 3 का एग्ज़ाम होने, सबसे इम्पॉर्टेंट BPSC का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। इसके अलावा SSC भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहा है और भी अदर स्टेट्स के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इन सभी के इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम लोगों ने स्टैटिक साइंस के क्लास को शुरू किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे 500 ही नहीं, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे क्लास में, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें जो भी हम लोग क्लास अवेलेबल करवाएंगे उसमें जनरल साइंस के सारे क्लास होंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। प्रीवियस ईयर के ये सारे क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज डिस्कशन भी करेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे ले सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, ये बायोलॉजी का पहला क्लास होगा। तो आज का प्रश्न है, जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका। हम सभी को पता है कि जो सेल होता है वो जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अब इसके बारे में हम देख ले तो सबसे पहले इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक ने इसे 1665 में खोजा था। साथ ही अगर हम बात करें लिविंग सेल्स की, कि लिविंग सेल्स किसके द्वारा खोजा गया था, तो सर ल्यूवेनहॉक ने इसे खोजा था। आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर को, सेल के स्ट्रक्चर को। दोस्तों, सेल का यह एक लिविंग सेल है जिसमें हम देख सकते हैं जो सबसे आउटर होता है इसका एरिया वो सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हैं ये एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर जिसको साइटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारे इसी साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियस वाले पार्ट में। तो गाइज़, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके किनारे किनारे वाला जो एरिया होता है तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए अब हम देखते हैं आगे दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वायरस एक ऐसा जीव है जो कि कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस जो होता है ना वो सजीव और निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की एक कड़ी होती है, इसलिए इसे किसी भी श्रेणी में नहीं माना जाता। ये एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है, तो इसलिए हाँ मतलब कि यह ना तो सजीव होता है ना तो निर्जीव होता है, और यह कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देख लेंगे जो इनको डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं। वहीं वायरस होता है, तो वायरस के अंदर क्या होता है, यह न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है जिसमें कि DNA और RNA दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। आगे अगर हम देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन वायरस में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसी तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम इन सभी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए, और एक पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये
खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये रहा वायरस का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डीएनए और आरएनए का ये होता है, ठीक है। इसके अलावा ये एनवेलप है इनके किनारे किनारे का, ये येलो वाला जो किनारा वाला है, और ये जो होता है ना इसमें प्रोटीन कोट होता है। जैसे कि हमने कोरोना वायरस का भी स्ट्रक्चर देखा होगा, तो जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे तो वो उनको ही बोला जाता था प्रोटीन के बने होते थे, प्रोटीन कोट के बने होते थे। चलिए अब हम देखेंगे दूसरे प्रश्न को। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा इसमें डिफ्रेंशिएट करता है ना वो होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसको डिफ्रेंशिएट करता है। कोशिका भित्ति ना सिर्फ पौधों में पाया जाता है, मतलब कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति। यह सोल्यूलोज और या फिर हेमीसोल्यूलोज का बना होता है। साथ ही अगर हम देखें तो ये सिर्फ हमने अभी समझा कि ये प्लांट में पाया जाता है। अब हम एक पॉइंट बनता है कि ये सिर्फ प्लांट में ही क्यों पाया जाता है। देखिए, जो प्लांट का आउटर सरफेस होता है उन्हें बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, जैसे कि बारिश हो गया, जितने भी ऑड सिचुएशंस होते हैं ना उनको सब कुछ को हैंडल करना पड़ता है। तो इसलिए इनका जो सेल होता है ना उनके बाहर भी एक सेल वॉल पाया जाता है। चलिए हम ये चीज़ याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये याद रखेंगे ये सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए ये सेल्यूलोज की स्पेलिंग ये नहीं होती है, हेमीसेल्यूलोज, यहाँ पे हेमी सही है, सेल्यूलोज या ऐसा होता है। जो सेल वॉल होता है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, और इनके बीच में कैल्शियम पैक्टेट होता है। तो ये बहुत डीपली हो गया, लेकिन आप याद रखेंगे, कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं डीपली से। आप देख सकते हो यहाँ पे इस चित्र को आप देख के समझ सकते हो। जो ये वाला है वो प्लांट सेल है जिसमें कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल भी पाया जा रहा है और एक अंदर से भी कोशिका झिल्ली पाई जा रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको किसके द्वारा खोजा गया था? सेंगर और निकल्सन ने इसे 1972 में खोजा था। और साथ ही अगर हम इसके अदर पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे हमने देखा जैसा कि कोशिका झिल्ली लिपिड और अमाइनो एसिड की बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना कुछ इस तरह से होता है, बाई लेयर होता है गाइस। एक मिनट, ये बाई लेयर होता है, इसको हम लोग सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसमें कि ये लिपिड की बाई लेयर होती है 2 ठो, और साथ ही ये एरिया प्रोटीन से बना होता है और कार्बोहाइड्रेट का चेन इसमें लगा होता है। साथ ही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है और फास्फोलिपिड भी यहाँ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो ये हम सभी को पता है, कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसे पावर हाउस भी बोलते हैं। साथ ही हम देखें तो 90% एनर्जी को यह एटीपी के रूप में ही उत्पादित करता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो O2 की उपस्थिति में पोषक तत्वों को एटीपी में परिवर्तित कर देता है। अब हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा मतलब समझे ना अगर, तो माइटो का मतलब क्या होता है? थ्रेड। माइटो का मतलब थ्रेड होता है, थ्रेड मतलब धागा, समझते हो ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। आगे हम अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें उससे पहले कुछ पॉइंट्स को यहाँ देख लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की परतें होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती हैं और साथ में ये प्रोटीन से भी बनी होती हैं। आइए आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ ये जो अंदर इसके जो फ्लूइड भरे होते हैं ना उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। साथ ही इसमें जो ये डीएनए भी होता है, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं इसमें। इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस, ये कुछ यहाँ पे खाली स्पेस पाए जाते हैं जिसको इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और ये आउटर मेम्ब्रेन है इसका, इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो ऐसे मुड़ा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ना गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी इसको बोला जाता है। अब आप बताइए कि राइबोसोम्स इसमें क्यों पाए जाते हैं? जैसा कि हम सभी को पता है कि ये एक क्या होता है कि
पावर हाउस होता है, शक्ति का स्रोत होता है सेल का, इसलिए ये अपना राइबोसोम खुद कंटेन करता है। साथ ही इसके पास अपना डीएनए भी होता है। तो न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है जिसके पास अपना राइबोसोम्स भी होता है, अपना डीएनए भी होता है, इसलिए इसे सेल का शक्ति स्रोत भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो नाभिक के, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि इनके पास जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो खुद का राइबोसोम्स, डीएनए, ये सारी चीज़ों को ये रखता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स भी बोला जाता है, या फिर अर्धस्वायत्त कोशिका अंग। साथ ही इसके पास स्वयं का डीएनए, राइबोसोम और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को कार्ल बेंडा ने सबसे पहले बनाया था। कार्ल बेंडा ने, अल्टमान ने इसे सबसे पहले सेल के रूप में देखा और बायोप्लांट्स इसका नाम रखा। मतलब कि सबसे पहले अगर किसी के द्वारा देखा गया था तो वो अल्टमान के द्वारा ही देखा गया था और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रख दिया बायोप्लांट्स। बाद में 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया को कार्ल बेंडा ने देखा और इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। चलिए, फ्रेडरिक मेवेस ने इसे सफ़ेद जलमुखनी नाम से संबोधित किया, जिसका वानस्पतिक नाम निम्फेबिया होता है, यानी निम्फेबिया नाम से इन्हें भी इसका नाम रखा गया। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? जो हरित लवक होता है ना, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। साथ ही हम देखेंगे हरित लवक के थाइलाकॉइड में एक ऐसा वर्णक विद्यमान होता है जो कि अलग अलग तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करता है। जो सन के रेज होते हैं ना, उनसे अलग अलग जो तरंगदैर्ध्य आते हैं, उन सभी चीज़ों को ये अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित करता है। अगर यहाँ पे वही हम देख लें तो हरित लवक एक प्रकार का विशिष्ट हरित लवक है जो सौर ऊर्जा से विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला मुख्य वर्णक है। अगर हम इस प्रोसेस को देखें कि किस तरीके से ये होता है, तो सबसे पहले सौर ऊर्जा हरित लवक सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। उसके बाद ग्रेना होता है जो इसका हरित लवक के अंदर ही ये उपस्थित होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण वर्णक उपस्थित होते हैं और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तित कर देते हैं। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, मतलब कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में चेंज होती है, सौर ऊर्जा किस चीज़ में, कौन सी ऊर्जा में चेंज होती है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो सौर ऊर्जा होती है, जो सोलर एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो एटम बम कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं और इसी वजह से इसे आत्मघाती थैली, एटम बम या पाचन थैली भी कहा जाता है। चलिए, जो भी इसके एंजाइम होते हैं वो ER के बने हुए होते हैं और ये इसे सबसे पहले कब खोजा गया था? 1995 में डी ड्यूबे। आप लोग आसानी से डी ड्यूबे याद रख सकते हो, ये पूरा नाम CD ड्यूबे है लेकिन डी ड्यूबे आसानी से याद हो जाएगा आपको। अगर हम लाइसोसोम का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो लाइसोसोम के किनारे वाला जो पार्ट होता है वो सिंगल वॉल मेम्ब्रेन का बना होता है और यहाँ अंदर इसके एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस भरे होते हैं जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें होता है, हमने अभी अभी देखा। नेक्स्ट है, अंतर्द्रव्य जलिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण यह खुरदरी होती है। तो ये क्यों खुरदरी होती है? यहाँ पे उपस्थित होता है राइबोसोम्स, जिस आप देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो राइबोसोम्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइज। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस के प्रश्नों को देख लेते हैं। लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें सुसाइडल बैग के रूप में क्यों जाना जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण जाना जाता है। नेक्स्ट है, सेल्यूलोज डैश का एक
बहुलक है। सोल्यूलोज किसका बहुलक है? यह एक ग्लूकोज का बहुलक है। नेक्स्ट है शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है? तो जो शीत संवेदी पादप होते हैं उनकी झिल्ली लिपिड जो होती है ना, उनमें उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। अब हम अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लें तो यहाँ पे जो असंतृप्त वसा है ना, असंतृप्त वसा, उसका जो अनुपात होता है वो 1:2 का अनुपात यहाँ पे होता है। 1:2 का अनुपात, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाभिक या न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है, तो ये कौन सी कोशिका है? यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी लोहित कोशिका। अब लोहित कोशिका का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, आरबीसी को ही लोहित कोशिका बोला जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। अगर हम देखें तो इसमें जो लोहित कोशिका में ज़्यादा मतलब अधिकांश भाग जो इसका होता है ना, उसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, साथ में हीमोग्लोबिन भी होता है, और इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? इनका सबसे छोटा आकार होता है 100 माइक्रोन, याद रखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका में अचल संपत्ति मानी जाती है? न्यूक्लिक एसिड को इसकी अचल संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि ये हमेशा जीवों में उपस्थित रहता है, और सामान्यतः प्रयोग होने वाले अगर हम न्यूक्लिक एसिड को देखें तो डीएनए और आरएनए होता है। तो गाइज़, आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ करके कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आगे भी डेली आप लोगों के लिए ऐसे सेशंस लाए जाएंगे, तो बने रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।